गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब लोग और आप सब लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आज हम लोग आपके लिए एक हिंदी का लेक्चर सेशन लेकर के आए हैं और इस चैप्टर का नाम है हिमालय की बेटियां। तो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं उनकी जो हिंदी की किताब है वसंत भाग 2, उसका ये चैप्टर नंबर 3 है। तो इसका नाम क्या बताया मैंने, हिमालय की बेटियां। हिमालय का नाम सुना है ना आप लोगों ने। हाँ, हम लोग उसी हिमालय की बात कर रहे हैं जो हिमालय पर्वत है, जो हमारे भारत के नक्शे में आपको उत्तर की तरफ दिखता है, जिसके एक तरफ में चाइना भी है, नेपाल भी है, उसी के साथ साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र भी है। तो ये उसी हिमालय की बात हम लोग कर रहे हैं और इस चैप्टर को लिखा है नागार्जुन ने। नागार्जुन जी ने बड़े अच्छे से लिखा है इसको। इसके जरिए हम लोग ये भी जानेंगे कि हिमालय पर्वत का हमारे देश के लिए क्या महत्व है। हिमालय पर्वत की चोटियों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने को मौका मिलेगा। साथ में ये भी जानने को मौका मिलेगा कि हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं, जिसमें से गंगा नदी एक प्रमुख नदी है, वो कैसे वहाँ से निकल करके हमारे देश के बाकी के क्षेत्रों में बहती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो कवि नागार्जुन जी लिखते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थीं, संभ्रांत महिला की भांति वो प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। तो बच्चों, जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया होगा तो आपको पता नहीं चल पाया होगा कि पहले दो सेंटेंसेज में क्या कहा जा रहा है, लेकिन तीसरे सेंटेंसेज से ये क्लियर हो रहा है जिसमें नागार्जुन जी ने इन्हें कहा है संभ्रांत महिला, एक कल्चर्ड वुमेन के तौर पर। ठीक है, और ये जो मैं आखिरी लाइन पढ़ रहा हूँ कि माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था, तो यहाँ से बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि हम लोग नदियों की बात करने जा रहे हैं। नागार्जुन जी ने नदियों की बात की है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर के। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देख करके। तो अब बच्चों, आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम हिमालय की बेटियां क्यों हैं। तो एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर ये पढ़ने जा रहे हैं कि हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं, गंगा, यमुना, सतलुज, इन नदियों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो नागार्जुन जी ने इन्हीं नदियों को हिमालय पर्वत की बेटियों के तौर पर कहा गया है। मैंने पहले भी आप लोगों से बातें की है तो बताया है कि अक्सर जब हम लोग गद्य या पद्य पढ़ते हैं, स्टोरीज या पोएम्स पढ़ते हैं, तो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो कई बार इन चीज़ों को पर्सोनिफाई करते हैं। उनके लिए वृक्ष भी सजीव होते हैं, नदियाँ भी सजीव होती हैं, पहाड़ भी सजीव होते हैं। तो हिमालय भी सजीव है और हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सतलुज, वो भी सजीव हैं नागार्जुन जी के मन में। तभी तो उन्होंने इसे पर्सनिफाई किया है और लिखा है हिमालय की बेटियाँ। तो वो बताते हैं कि इसके पहले भी वो अक्सर इन नदियों के पास से गुजरे हैं और अक्सर इन्होंने बचपन में नदियों में तरह तरह की कई बार डुबकियाँ लगाई हैं, कई बार इन्हें स्नान करने का मौका मिला है। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम था कि ये नदियाँ जो हिमालय पर्वत से निकली हैं तो वहाँ पर इनका स्वरूप कैसा है। नागार्जुन जी ने या हम आप लोगों ने भी जो इन नदियों को दर्शन किया है, इनमें स्नान किया है, तो हम लोगों ने इसे कहाँ देखा है? उत्तर प्रदेश में देखा है, बिहार में देखा है ना, या कुछ और राज्यों में देखा है जहाँ पर ये समतल मैदानी इलाकों में होती हैं, जहाँ पर इनका विस्तार होता है, एक बड़ा स्वरूप देखना होता है। लेकिन यहाँ पर इनकी धाराएं शांत होती हैं। ठीक है, और अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले कि आप हिमालय पर जाकर के इनके ओरिजिन को, इनके उद्भव वाले क्षेत्रों को देख सको, तो आपको लगेगा कि अरे वहाँ पर तो ये बड़ी छोटी सी पतली दुबली सी नदियाँ हैं,
और ये मैदानों में जाकर के इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं, है ना। तो वही लिखते हैं नागार्जुन जी कि इनका उछलना और कूदना, खिलखिला कर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर के। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देख करके। इसका मतलब क्या है, गंगा, यमुना और सतलुज की बाल लीला नागार्जुन जी को कहाँ दिखाई देती है, ये हिमालय में दिखाई देती है, हिमालय की चोटियों के पास दिखाई देती है, जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। आगे वो कहते हैं कि कहाँ ये भागी जा रही हैं, यह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से बड़ी घाटियाँ, बंधुर अधिपत्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीर, सड़ो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है। तो देख रहे हैं ना कि किस तरीके से उन्होंने इन नदियों को एक नटखट स्वरूप दिया है। एक छोटी सी बच्ची के तौर पर, एक चंचल बच्चे के तौर पर उन्होंने बताने की कोशिश की है, और वहीं पर उन्होंने हिमालय को एक पिता के तौर पर बताने की कोशिश की है, जिसमें वो कहते हैं कि अपनी बेटियों के बिछड़ जाने पर उसे कैसा एहसास होता होगा, कैसा लगता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसे उदासी की भावना होती होगी, इसीलिए हमारा हिमालय पर्वत मौन रहता है। नागार्जुन जी ये भी कह रहे हैं कि ये जो नदियाँ हिमालय से निकलकर नीचे समतल मैदानों में भागती जाती हैं, तो ये पूछना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा लक्ष्य है, कौन सी मंजिल है जहाँ ये जाना चाहती हैं। और ये कहते हैं कि अगर इन्हें अपने पिता, हिमालय के इतने महान पिता का विराट प्रेम पाकर के भी अगर इनका हृदय तृप्त नहीं होता है, तो नीचे मैदानी इलाकों में जाने के बाद में इन नदियों की भावना को, इनकी प्यास को, इनके हृदय को कौन तृप्त कर पाएगा। इन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये नदियाँ जब पहाड़ी इलाके में होती हैं, हिमालय से निकल करके उत्तराखंड के इलाके के आसपास में होती हैं, तो कैसे इनके चारों तरफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं। और इनका ये जो होता है घर, ये बड़ा ही सुंदर होता है, इसीलिए इसका नाम लिखा इन्होंने लीला निकेतन। और जब ये पहाड़ी रास्तों से नीचे की ओर उतरती हैं, तो इनके रास्ते में, पहाड़ी रास्तों पर कौन कौन से पेड़ आते हैं, देवदार के पेड़, चीड़ के पेड़, चिनार के पेड़, सफ़ेदा के पेड़, ये सब कुछ है। अच्छा, तो आगे हम लोग जरा और भी देखते हैं कि नागार्जुन जी क्या बताना चाहते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल को इन्होंने कुबा भी लिखा है, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने में नाचने लगती हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये नाम नोट कर लेना चाहिए कि आप लोग अच्छे से मन में सोच लो कि ये जो सारी नदियों के नाम मैंने बताए, जो नागार्जुन जी ने लिख रखे हैं, ये सारी की सारी नदियों को पानी, या इन सारी की सारी नदियों का स्रोत कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत ही है, कहीं ना कहीं ये हिमालय के इलाके से ही उद्भव होती हैं। इसीलिए नागार्जुन जी ने इन सारी नदियों को हिमालय की बेटियों के तौर पर कहा है, कोई बड़ी बेटी, कोई छोटी बेटी। तो कहने को कह लें कि गंगा, यमुना, सतलुज बड़ी बेटियां होंगी, और बाकी ये जो नदियां हैं ये सब के सब छोटी बेटियां होंगी। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यहाँ पर हाथ पकड़ने का मतलब है शादी करना। तो ऐसा कुछ कह रहे हैं कि समुद्र के साथ में जब ये नदियाँ मिलती हैं तो इनकी उनके साथ में शादी हो जाती है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या लिखा है
ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप लोग जानते होंगे। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकल कर के ये बंगाल के इलाके से होकर के आसाम के इलाके से निकल कर के इसका विस्तार चाइना नदी तक है, चाइना के देश तक है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर के चीन तक जाती है, बड़ी नदी है, ये बहुत बड़ी नदी है। आसाम को अक्सर इसके विकराल स्वरूप के कारण कई बार बड़े बड़े बाढ़ का भी झेलना होता है। उसी तरीके से ये जो सिंधु नदी है ये भारत से होकर के पंजाब कश्मीर के आसपास से होते हुए ये पाकिस्तान में भी जाती है। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो इन बातों को पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि नागार्जुन जी अभिभूत हैं इन चीज़ों को देख करके, हिमालय में गंगा यमुना सतलुज के स्वरूप को देख कर कि वहाँ पर ये नदियाँ किस तरीके की बच्चियों सरीखे सी दिखती हैं और कैसे इनका एक बड़ा स्वरूप एक संभ्रांत महिला के तौर पर मैदानी इलाकों में दिखाई देता है। अब आगे वो बताते हैं कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारा वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रेयसी का मतलब है प्रेमिका। तो आप लोगों ने कालिदास का नाम सुना होगा। कालिदास ने कई बड़ी अच्छी कविताएं लिखी हैं, बड़े अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। मेघदूत, शाकुंतलम ये उनकी बड़ी रचनाओं का नाम है। और कालिदास ने अक्सर रोमांटिक चीज़ें लिखी हैं, रोमांटिक कहानियाँ लिखी हैं। मेघदूत में भी वो भी एक प्रेम कथा है। आगे वो बताते हैं नागार्जुन जी कि यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो नागार्जुन जी फिर से एक बार यही चीज़ बताना चाहते हैं कि ये जो नदियां हैं अगर ये पहाड़ों से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं, तो हिमालय के आसपास इनका स्वरूप बिल्कुल ही अलग होता है और मैदानी इलाकों में इनका स्वरूप बिल्कुल ही अलग होता है। वहाँ पर ये बच्चियों सड़ीखी होती हैं और मैदानी इलाकों में एक परिपक्व एक संभ्रांत महिला का स्वरूप होता है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें, प्रेमिका की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है कि जब मन उछट गया था, तबीयत ढीली थी, तो सतलुज के किनारे जा कर के बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। तो यहाँ पर एक छोटी सी कविता लिखी है नागार्जुन जी ने सतलुज के बारे में, और सतलुज को उन्होंने बहन की तरह से पर्सनिफाई किया है। तो लिखते हैं कि जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो आखिरी पैराग्राफ में हम लोग ये देख रहे हैं कि नागार्जुन जी ने कुछ और भी बड़े लेखकों की चर्चा की है जिसमें उन्होंने काका कालेलकर का नाम दिया है, जिन्होंने ऐसा कहा था कि नदियाँ जो हैं वो नदियाँ नहीं हैं, वो लोक माता हैं। तो आगे चल कर के नागार्जुन जी ने ये भी कहा कि हम नदियों को अगर एक प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। इसके साथ में हम एक बहन का रिश्ता भी जोड़ सकते हैं, उन्हें बहन सरीखा भी मान सकते हैं। और उसी का ने उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जब वो तिब्बत के आसपास में थे और इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये सतलुज के किनारे जा कर के बैठ गए थे और थोड़ी देर इन्होंने पानी में अपना पैर लटका लिया
और इन्हें बहुत ही सुकून महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा और इनका तन मन ताज़ा हो गया था, और जिस पर उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी कविता लिखी सतलुज नदी के बारे में। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि ये जो चैप्टर है हिमालय की बेटियां, एक्चुअली में इसमें नागार्जुन जी ने यही बताने की कोशिश की है कि हिमालय को उन्होंने पिता सरीखा माना है, और उन्होंने कितनी सारी नदियों का नाम लिया जो हिमालय की बेटियां सरीखी हैं, जो हिमालय में ही इनका जन्म होता है, वही इनका उद्भव होता है। तो इन्होंने कितनी नदियों का नाम लिया, इन्होंने जो बड़ी नदियों का नाम लिया उसमें लिया गंगा, यमुना, सतलुज, आगे उन्होंने ब्रह्मपुत्र और सिंधु का भी नाम लिया है, फिर उन्होंने रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, कपिसा, सरयू, गंडक, कोसी, इतनी सारी नदियों का नाम लिया है। एक और बात है कि नागार्जुन जी ने इसमें हिमालय को भी पर्सनिफाई किया है और इन नदियों को भी पर्सनिफाई किया है। हिमालय को उन्होंने पुरुष रूप में पिता के स्वरूप में माना है और इन नदियों को उन्होंने महिला के स्वरूप में माना है, इसीलिए उनके लिए बेटी, माता, बहन, प्रेयसी, इस तरह के उपमाओं का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे चल कर के मैं इसका एक लेक्चर सेशन, एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखूँगा जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बारे में आपको बताऊँगा। आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स डालने वाला हूं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए बड़े हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।